स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो पूछें अपना सवाल में। मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है जहां आप अपने डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और खेतीबाड़ी से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल, क्योंकि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को। हमारे साथ पहले कॉलर हैं गुलशन हैं पंजाब से। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ जी। गुलशन जी बात कर रहे हैं पंजाब से। हाँ जी मैम। जी गुलशन जी नमस्कार, मैं स्मिता बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैम। जी, आपका एक सवाल आया था हमारे कार्यक्रम में, पूछें अपना सवाल में। क्या सवाल था बताइए। मैम मधुमक्खी के बारे में पूछना चाहता था। जी, सवाल क्या है आपका मधुमक्खी के बारे में, विस्तार से बताएंगे। भैया कौन सी स्टेट में कहाँ पे सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? जी देखिए, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग जो है वो जोलीकोट जिला नैनीताल, हाँ जी। ये पूरा एक रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर। हाँ जी सर। और वहाँ पर प्रशिक्षण के जो है पूरा दिया जाता है, और वहाँ पर आपको मधुमक्खी के केज भी दिए जाते हैं पालने के लिए। हाँ जी। हाँ जी सर। तो उसमें ट्रेनिंग पहले ज़रूरी है लेना, क्योंकि इसमें मधुमक्खी में रानी भी होती है, सैनिक भी होते हैं, और रानी के साथ साथ जो और दूसरी वैराइटीज़ की और जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो अपने अंडे देती हैं। तो इस तरीके से सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया आपने केज ले आए आप, और केज लाने के बाद आपने उसको पाल लिया, और जब आप शहद निकालेंगे और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि रानी कहाँ पर स्थापित होती है, और उसको अगर हम डिस्टर्ब कर दिया और रानी अगर उड़ गई तो रानी के साथ साथ सब मधुमक्खियाँ चली जाएंगी। तो इसलिए आप जोलीकोट जिला नैनीताल से आप पहले प्रशिक्षण लें और उसके बाद मधुमक्खी का पालन शुरू करें। सर कितने दिन की ट्रेनिंग है ये 15 दिन की भी होती है और 1 महीने की होती है। पूरी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी तरीके से तो 1 महीने में देते हैं, और शार्ट ट्रेनिंग जो है 15 दिन में दे देते हैं। तो यहाँ पे और स्टेट में नहीं है कि पंजाब हरियाणा में के पास? देखिए, पंजाब में अगर आप बात करते हैं, हरियाणा में बात करते हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय जो आपके हैं वहाँ पर हरियाणा और पंजाब में, वहाँ से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर। जी गुलशन जी, कोई और सवाल है आपका? बस मैम यही पूछना। जी गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। चलिए फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। संजीव हैं बरेली से। आइए जानते हैं संजीव जी का क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ जी संजीव जी बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। संजीव जी, स्मिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। आपका सवाल आया था हमारे यहाँ पर। हाँ जी, क्या सवाल था? आप सवाल कर सकते हैं अपना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आप अपना सवाल पूछिए। मैं इस समय गेहूं की बुवाई हो रही थी, कौन सी प्रजाति गेहूं की बोई जाए जिससे पैदावार बढ़िया हो, फसल भी अच्छी हो? जी देखिए, गेहूं का समय बोने का है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और अब चूंकि समय अभी ये तो हम नहीं कह सकते कि पिछैती हो गया है, लेकिन धीरे धीरे अब समय जो है वो पिछैती होता चला जा रहा है। तो इसके लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, उससे निकली हुई जो प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। और उसके लिए आपको जो है, मैं आपको कुछ वैराइटीज़ बता रहा हूँ, वो मार्केट में आसानी से मिलने वाली वैराइटीज़ हैं, और इनमें रोग रोधक क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो उसमें है HD 3086, और इसको आप जब मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे पूसा गोमती, पूसा गोमती के नाम से ये मिल जाएगी। दूसरी है पूसा सिंधु गंगा, इसका है HD 2097। उसके बाद अगर आपको देर हो जाए, अगर मान लिया आप देर में अभी ना बोना चाह रहे हो, देर में बोना चाहते हैं, तो उसके लिए पूसा पिछैती HD 3059, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। और दूसरी वैरायटी है WR 544 पूसा गोल्ड, जो बिल्कुल बाद में, जैसे गन्ना के बाद में
लोग जो खेत तैयार करते हैं और दिसंबर में जाकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में बोते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रजाति है ये। हाँ, इसकी पैदावार अच्छी है। हाँ, इसकी पैदावार देखिए, ये जो अगर आपके पास सिंचित क्षेत्र है तो ये 40 से लेकर के 55 क्विंटल पर हेक्टर तक आपको उपज देगी। और अगर असिंचित क्षेत्र है तो असिंचित क्षेत्र में ये आपको प्रजातियां नहीं बोनी है। असिंचित क्षेत्र में बोने के लिए आपको जो है वो फिर इंदिरा, मगहर और गोमती, इन प्रजातियों को आप बोएंगे, क्योंकि ये कम पानी में भी हो जाती हैं। लेकिन जो पहले प्रजातियां बताई हैं वो अधिक पानी चाहती हैं, उनको कम से कम 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो जो पहले बताई हैं वो समय से बोने के लिए, पिछैती बोने के लिए, लेकिन सिंचाई के पर्याप्त साधन होने की अवस्था में है। और जो मैंने आपको इंदिरा, मगहर और गोमती बताई है, ये असिंचित क्षेत्र के लिए है। अच्छा जी संजीव जी, कोई और सवाल है आपका? नहीं ना। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे संपर्क करने के लिए और अपना सवाल हमारे मंच पर रखने के लिए। सर, जैसा भी आपने बताया कि समय से बोएंगे तो ये किस्में होंगी और अगर पिछैती किस्में होंगी तो ये किस्में बोई जाएंगी। क्या सही समय है गेहूं की बुआई का? देखिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर जी, और ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर जो रखा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू, चूँकि इंडिया में कहीं तापक्रम जल्दी आ जाता है, कहीं तापक्रम देर से आता है, जी, या ये कह लीजिए कहीं ठंडक देर से आती है, कहीं ठंडक जल्दी आ जाती है। तो उसके हिसाब से ही इसका जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर उचित समय बताया गया है। जी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ महाराष्ट्र, जहाँ गन्ना की फसलें होती हैं, बिल्कुल, तो वहाँ गन्ना काटने के बाद खेत जब खाली होता है तब गेहूं बोने की बात आती है। जी, तो ऐसी अवस्था में वो नवंबर तक ना तो फैक्ट्रियां चल पाती हैं कायदे से और ना गन्ना पड़ पाता है। बिल्कुल। तो वो पहुंच जाते हैं जाकर के दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में। तब उसके लिए जो वैज्ञानिकों ने वेराइटीज बनाई हैं वो पिछैती या किस्में हैं। अधिक पिछैती और उन्हीं को इस्तेमाल करना तो चाहिए। अधिक पिछैती जो आपने कहा वो मैक्सिमम किस टाइम तक बोई जा सकती है? देखिए कायदा तो ये कहता है कि हमारा 25 दिसंबर तक हमको पिछैती भी बो देनी चाहिए। लेकिन अगर दिसंबर में भी अगर बो देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो उसके बाद फिर जो है उपज बहुत ही कम हो जाती है। अगर किसान जनवरी में बोता है और फिर से तो अप्रैल में काटने की कोशिश ज्यादा करता है ज्यादा आपको उसको 20 क्विंटल पर हेक्टर से ज्यादा उपज नहीं मिल पाएगी जनवरी में बोएगा तो। जी, तो आपको बताया संजीव जी, किस्में आपको बता दी हैं। अगैती, पिछैती, जो भी किस्में आप बोना चाहते हैं इस हिसाब से आप उनको रख सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर हम बिल्कुल शहर के किनारे हमने पॉली हाउस लगाया है, जी, तो अगर हम उसमें फूलों की खेती करते हैं तो फूलों की खेती में आप देखिए गुलाब है, गुलदाउदी है, झरवेरा है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, शादी ब्याह में भी इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, बुके भी इसके बनते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने शो पूछें अपना सवाल में, जिसमें आप डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और खेती-बाड़ी से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल हम तक फ़ोन के अलावा ईमेल, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने संदेश में अपने सवाल के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। चलिए, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपने अगले दर्शक का सवाल, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। अशोक सैनी जी हैं, झुंझुनू राजस्थान से। इनका सवाल है कि तरबूज की बुआई के लिए नालियों को कितना गहरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या जवाब होगा इस सवाल का? देखिए, तरबूज की बुआई 2 टाइम में होती है। एक तो जो नदी के किनारे हम तरबूज बोते हैं जी, उसको हम बहुत जल्दी ही बो देते हैं नवंबर में जी, और जो खेतों में किसान अपना बोता है वो फरवरी में बोता है जी। तो जो नवंबर में बोया जाता है उसके लिए कम से कम 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर की नालियां बनाते हैं गहराई जी। और उसमें इसलिए उसको गहरा ज़्यादा करते हैं। हमारा जो बाद में बुवाई चूँकि नवंबर में कर देते हैं और दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है जी, तो वो जो पतेल होती है उससे उसको इस तरीके से कर देते हैं कि पाला ना पड़े, उस पर जो पौधा जमेगा उस पर पाला ना पड़े और वो भीतर ही भीतर जो है उस नाली में पौधा सर्वाइव करता रहता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो किसान फरवरी में बोता है उसके लिए
बहुत आवश्यक नहीं है कि वो नालियाँ बनाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करते हुए उसको कतारों में बोए जी। और अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करे, और निराई गुड़ाई करते समय ही थोड़ा सा जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे, जी। और कोई आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बीज डालना चाहिए जब फरवरी में हम बोएं। जी। और इसकी कटाई किस वक्त में होती है? जैसे आपने कहा कि फरवरी में बीज डालना चाहिए, तो कितने समय में पककर फसल ये तैयार हो जाती देखिए, है? नवंबर दिसंबर वाला जो है वो मार्च में आपका आ जाता है मार्केट में। जी। आपने देखा होगा कि तरबूज आना शुरू हो गया। जी, जी। वो होता है पहले जिसे कहते हैं नदी के किनारे की। जी। और जो किसान बोते हैं वो मई जून में बहुत अधिक मात्रा में मार्केट में जो दिखाई देता है वो मई जून में आता है। मई जून में, जो फरवरी में बोया जाता है। जो फरवरी में बोएंगे वो मई जून में काटेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मई जून में आना शुरू हो जाता है। जी। तो अशोक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए लेते हैं अपने अगले दर्शक का सवाल, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। विष्णु सैनी हैं अजमेर राजस्थान से, और इनका सवाल है कि इन्होंने ग्रीन हाउस लगा रखा है, उसमें क्या ये फसल और कर सकते हैं जो अच्छा मुनाफा दे, अच्छी पैदावार उससे हो? देखिए, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, जी। इसमें कम जगह में अच्छी से अच्छी पैदावार करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉली हाउस जो हमने जहाँ पर बनाया है जी। वो शहर से कितना दूर है। मतलब चूंकि जो हम फसल उगाएंगे वो मार्केट में ले जाने में सुविधा हमें होनी चाहिए, और उसका किस तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर हम बिल्कुल शहर के किनारे हमने पॉली हाउस लगाया है, जी। जी। तो अगर हम उसमें फूलों की खेती करते हैं तो फूलों की खेती में आप देखिए गुलाब है, गुलदाउदी है, झरवेरा है, जी। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, शादी ब्याह में भी इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, बुके भी इसके बनते हैं। तो अगर आप उसकी खेती करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। जी। अगर मान लिया आपको ये फूलों की खेती सूट नहीं कर रही है तो आप सब्जियों की खेती करें। जी। और सब्जियों की खेती में सबसे विशेष आपका जो है वो है टमाटर, जी। शिमला मिर्च, और बीज रहित अगर आप खीरा बोते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फूल गोभी को आप पूरे साल पॉली हाउस में पैदा कर सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियां ऐसी बना दी हैं कि जिनका समय और टेम्परेचर आप उसमें हाउस में मेंटेन करके पूरे साल गोभी और गाजर उगा सकते हैं। गाजर भी पूरी साल आप उगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि हमको निकटवर्ती क्षेत्र के पास क्या डिमांड है और उसके हिसाब से आप करेंगे तो पॉली हाउस में आपको बहुत अधिक फायदा होगा। जी। मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में खेती करना चाहते हैं तो कौन से फूल की खेती अभी ये कर सकते हैं, और कौन सी सब्जी जो आपने बताई खीरा या टमाटर, किसकी खेती अभी देखिए, सब इस कर समय सकते हैं? इस समय जो है अगर गुलाब है, गुलदाउदी है, ये हमारे सब विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है और ये विंटर सीजन में ही होते हैं। तो अगर हमको गुलाब की नर्सरी मिल जाती है तो ला करके उसकी पौध लगाएं, रोपाई करें। जी। गुलदाउदी की रोपाई करें, और झरवेरा भी आप लगा। झरवेरा तो बहुत ही अच्छी मतलब पैदावार देता है, तो झरवेरा लगाएं। जी। ये इस समय के टाइम में। बिल्कुल। और इस समय के टाइम में आप खीरा भी लगा सकते हैं, जो बिना बीज का खीरा हाँ, आपने जो बताया। बिना बीज का खीरा है उसको भी लगा सकते हैं। और फूल गोभी के लिए विशेषकर ध्यान रखना ये पड़ेगा कि हमको इस समय जो फूल गोभी लगानी है तो उसमें जो हमारी सबसे वाइट स्नो वाली जो वैरायटी है उसको लगाएं तो ज़्यादा उपज देगी। जो आपने बिना बीज का खीरा बताया है, इसका बीज आसानी से बाजार में मिलेगा? बिल्कुल आसानी से बाजार में जिस तरीके से और खीरा का बीज मिलता है उसी तरीके से इसका भी बीज आसानी से मिल जाता है। जी। तो उम्मीद करते हैं विष्णु जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमें अपना सवाल भेजते हैं तो उसके साथ सबसे पहली बात कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें और अपना सवाल विस्तार से लिखें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल भी। जो चारों वैरायटीज हैं हमारी, वो चारों अलग अलग समय की हैं और चारों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। सबका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो एक फंगस है कि हम उस फंगस को किस तरीके से डेवलप करें। चारों प्रजातियों के लिए ट्रेनिंग का तरीका एक है, बस समय अलग अलग है उनको बोने का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम पूछें अपना सवाल, जिसमें आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं विशेषज्ञों से। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपने अगले दर्शक का सवाल, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। अखिलेश श्रीवास्तव है मिर्ज़ापुर यूपी से, और इनका सवाल है कि मशरूम की ये सही जानकारी चाहते हैं। मशरूम के बारे में ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए, प्रोडक्शन के बाद उसका प्रोडक्ट वो कहाँ सेल कर सकते हैं। पूरी जानकारी की बात की जा रही है तो उसमें सबसे बड़े मैं बता दूं आपके लिए कि 2000 प्रजातियां जो हैं पूरे देश में हैं, जी। लेकिन भारतवर्ष जो है केवल 4 प्रजातियों पर ही निर्भर है और जो इसका टाइम अलग अलग है। जी इस समय जो समय है वो है बटन मशरूम का, जी और बटन मशरूम का जो आपको प्रशिक्षण लेना है जी उसके लिए सबसे अच्छा तो पंतनगर विश्वविद्यालय है। जी पंतनगर विश्वविद्यालय से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हरियाणा में एक खुम्ब अनुसंधान, खुम्ब मशरूम का ही दूसरा नाम खुम्ब है, जी जी तो उसका जो अनुसंधान केंद्र का नाम है वो खुम्ब अनुसंधान केंद्र हरियाणा। जी वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है और 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण में कोई भी आपसे खाने पीने का और रहने का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। जी निःशुल्क जो है वहाँ वो प्रशिक्षण देते हैं। जी और पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी रहने की पूरी व्यवस्था है, और वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद वो आपको सीट भी देते हैं, और हरियाणा वाले भी आपको सीट की आवश्यकता हो तो वहाँ से सीट मिल जाता है। कोई निश्चित एक समय होता है कि इस टाइम में ट्रेनिंग के लिए एडमिशन हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो पंतनगर यूनिवर्सिटी, और अगर उससे आप संपर्क करेंगे खुम्ब अनुसंधान संस्थान हरियाणा से, तो वो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे कि हमारा बैच जो है इस तारीख में चलना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको तुरंत वो आपको तारीख देंगे कि इस तारीख पे आप आ जाइए। जी। इसकी जानकारी ये नेट पे या फोन करके ले सकते नेट पे भी देंगे, और आपको बाई पोस्ट भी, वो हरियाणा वाले बाई पोस्ट भी करते हैं। जी अब बात आती है कि आपने पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद और उसकी आपकी ने खेती कर ली है, जी। तो आपका सवाल ये है कि हम इसको बेचें कहाँ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं आप बड़ी मार्केट के पास हैं तो आप मंडी में भी दे सकते हैं। जी अगर लार्ज स्केल पर आपके यहाँ हो रहा है तो आप सब पूरा इकट्ठा करके इसको आप मदर डेयरी के लिए दे सकते हैं, और रिलायंस वाले भी इसको ले लेते हैं। जी लेकिन ये है कि रिलायंस और मदर डेयरी के लिए ये बहुत परम आवश्यक है कि वो अधिक मात्रा में जब आपका होगा तभी वो लेने आपके पास आएंगे। एक ऐसा मैंने देखा है कि डिब्बों में पैक्ड भी मिलते हैं, जो लोहे के डिब्बे प्रिजर्व करके उनको रखा जाता है, उसके बाद उनको सेल किया जाता है, बाजार में उतारा देखिए जाता वो ऐसा है, प्रिजर्व तो हर हालत में करना ही, क्योंकि हम प्रोडक्शन जब करते हैं अपने यहाँ तो उसको सही तरीके से अगर रखने के लिए अगर हम खुला छोड़ देंगे तो ये दो ही दिन में खराब हो जाएगा। तो एक किसान ने अपनी फसल तैयार कर ली, उसने ले ली अपनी फसल, उसके बाद उसे तैयार कैसे करने के सहेज बाद कर उसको रखेगा? अगर आपको रखना है 2-3 दिन रखना है तो सर्टेन टेम्परेचर पर उसको पहले पैक करेंगे, फिर सर्टेन टेम्परेचर पर उसको हम रखेंगे, यानी 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम 1 हफ्ता तक रख सकते हैं जी। इसको रखेंगे। तो पहले डिब्बों में हम पैक कर लेते हैं, और जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम बेचना के लिए जो है, चाहे वो रिलायंस वाले ले जाएं, चाहे वो मदर डेयरी वाले ले जाएं, चाहे आप मार्केट में ले जाएं, जी। तो मार्केट में ले जाने के बाद फिर आप 2-3 दिन तक उसको रख नहीं सकते। तो क्या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, कोई एक ऐसा केंद्र है जहां से किसान को ये जानकारियां मिल सकें कि वो अपना प्रोडक्ट मशरूम का कहां बेच सकता है, ऐसी जानकारी मुहैया कराएं, ऐसा कोई केंद्र है हमारे? देखिए, जहां आप ट्रेनिंग लेंगे, जी जहां आप ट्रेनिंग लेंगे तो वहां पर आपसे पूछेंगे आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जी जी तो उसी के अनुसार जी ये जो है मदर डेयरी, जैसे अपने यहाँ है मदर डेयरी का तो पूरा मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में वर्क है, रिलायंस का भी ऑल ओवर इंडिया में वर्क है। इसके अलावा और भी जो इसको खरीदने वाले हैं तो वो प्रशिक्षण केंद्र से ही सब पता चल जाता है। जी। आपने जैसा कहा है, बताया भी है कि 4 प्रकार के मशरूम है जिनका इंडिया में उत्पादन होता है, बनाए खेती की जाती है। तो चारों प्रकार के मशरूम के लिए एक ही तरीके की ट्रेनिंग होती है या ट्रेनिंग के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं? ट्रेनिंग तो मशरूम की एक ही है जी लेकिन मटेरियल सबका अलग अलग है। जी जैसे बटन मशरूम है, बटन मशरूम को हम नवंबर से लेकर के फरवरी तक करते हैं, जी लेकिन जब हम पैरा मशरूम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल चलता है पुआल। जी तब हम गेहूं का भूसा नहीं लेते हैं, गेहूं के भूसे से जो हम बनाते हैं वो नहीं लेते हैं। तो जो चारों वैरायटीज़ हैं हमारी, वो चारों अलग अलग समय की हैं और चारों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। सबका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो एक फंगस है
जी। कि हम उस फंगस को किस तरीके से डेवलप करें। चारों प्रजातियों के लिए ट्रेनिंग का तरीका एक है, बस समय अलग अलग है उनको बोने का। देखिए, चारों को ही हम एक कमरे में रखेंगे, जी जी। और कमरे में भी रखने के लिए, अब जैसे हमने बटन मशरूम के लिए कहा कि जब उसके थैली में रेशे निकलने लगते हैं तो 14 डिग्री से लेकर के और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टैपरम होना चाहिए, और 80 से 90 हमारा मॉइस्चर होना चाहिए। जी। अब बात आती है, अगर हम पैरा मशरूम की बात करते हैं तो पैरा मशरूम में हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम जो है उसको उगा सकते हैं। तो अखिलेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब विस्तार के साथ मिल गया होगा। आपको पूरी जानकारी दे दी है अवधेश जी ने। आप इन केंद्रों पर जाके संपर्क करेंगे तो आपको मशरूम की ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी, और प्रोडक्ट कहां सेल करना है ये जानकारियां भी आपको वहां से मिल जाएंगी। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने अहम सवालों के जवाब देने के लिए। आपको भी धन्यवाद जी। तो कार्यक्रम में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और सवालों के साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि अगर आप अपने सवाल हम तक भेजना चाहते हैं तो आप फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे फ़ोन के ज़रिए तो संपर्क कर ही सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते। Ghana.